जैसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे रोग, उनके कारक, महामारी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रोग के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो रोग नामक आपके सिलेबस में चैप्टर दिया है, ये मैं बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। रोग, पहले तो रोग है, उसके कारक हैं क्या है, तो सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये चैप्टर जो है इसको हम कई सारे वीडियो में बनाएंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था महामारी विज्ञान तक। अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में देखेंगे कि महामारी विज्ञान के आगे क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में महामारी विज्ञान पढ़ा दिया था, ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवाणु और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोगों से प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग फैलते हैं, उससे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन किया था। ये आप फिर नोट डाउन कर लिए इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम विश्व में जो वैक्सीन खोजी गई थी, चेचक का टीका खोजा गया था, वो एडवर्ड जेनर साहब द्वारा खोजा गया था। ये विश्व में खोजने वाले पहली वैक्सीन थी, ठीक है। वैक्सीन खोजने वाले पहले वैज्ञानिक थे, तो इसका आप नाम याद कर सकते हैं, जो भी चेचक की थी। लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स और रेबीज के टीके विकसित किए थे। लुई पास्चर और एंथ्रेक्स जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे मनुष्य के प्रमुख रोग यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ मैन। मनुष्य में पाए जाने वाले रोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे कौन से भाग होते हैं। वंशानुगत रोग, इसमें क्या होता है, वंशानुगत रोग यानी कि हेरिडिटरी, ठीक है, डिसीज। इस पे क्या होता है, मधुमेह, होमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जैसे मधुमेह हो गया, हीमोफीलिया हो गई, सिकल और सेल और एनीमिया, यानी कि जो बीमारी हमारे पेरेंट्स से हमको हो जाए वही हमारी वंशानुगत होती है, वही हमारी हेरिडिटी डिसीज होती है, ठीक है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, अगर हमारी मदर को, हमारे पेरेंट्स को, यानी मम्मी पापा किसी को हीमोफीलिया है, तो हमको भी हीमोफीलिया होने की चांसेस रहते हैं, हीमोफीलिया होने के चांसेस रहते हैं। वही मधुमेह हो गया, सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी देखने को मिलती है। दूसरा हमारा है संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें क्या होता है, ये रोग विभिन्न प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं, रोगाणुओं एवं कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस व कीट आदि के संक्रमण से होते हैं। इसी कारण इन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, यानी कि इसी की वजह से इन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। ये किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं। अब देखेंगे आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मदर से या फादर से जो हमको रोग देखने को मिलते हैं वो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं। अब यहाँ पर इस तरह आप टेबल भी बना सकते हैं, रोग लिख सकते हैं और उसका प्रभाव। अब इसमें देखेंगे पहला हमारा क्या है, आनुवंशिक डिसीज़ के बारे में, यानी कि जेनेटिक डिसीज़। इसमें क्या है, पहली जो हमारी है थैलीसीमिया। इसमें क्या होता है, रक्त विकार, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम हो जाता है, यानी कि इस बीमारी में जो हमारा ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है उसका सामान्य से यानी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, तब हमको थैलीसीमिया नामक रोग हो जाता है। दूसरा हमारा है वर्णांधता यानी कि वर्णांधता। इसमें क्या होता है, लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। ये हमारा अनुवांशिक रोग होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है कि अनुवांशिक रोग कौन सा है, तो वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, और हमारा दूसरे नंबर पर हीमोफीलिया पूछा जाता है। तो आप इसको भी रंग, इसमें क्या होता है, लाल और हरे रंग को पहचानने में यानी कि उनमें अंतर करने में पेशेंट को यानी रोगी को अक्षमता होती है। उसको हरे और लाल रंग में वो विभेद नहीं कर पाता है, तो उसे वर्णांधता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी कि किसी को अगर रोगी को हीमोफीलिया है, ठीक है, तो अगर वो कहीं एक्सीडेंट उसका हो जाएगा रोड पे, तो वो उस वजह से उसका खून का थक्का नहीं जमता है और लगातार खून बहता रहता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया जो बीमारी होती है उसका लक्षण होता है। फिर हमारा है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, स्त्रियों में शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होना, स्त्री बांझपन, ये हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। ये भी हमारा क्या होता है, आनुवंशिक यानी जेनेटिक डिसीज होती है। नेक्स्ट हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे पुरुष नपुंसक हो सकते हैं। यानी कि क्या है, इस बीमारी की वजह से जो लोग होंगे, पुरुष होंगे, वो नपुंसक हो जाते हैं, ट्रांसजेंडर हो जाएंगे इस बीमारी की वजह से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम या मगोलिज्म। इसमें क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन में होता है, अनियमितता के कारण होता है। क्या, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण यह रोग देखने को मिलता है। इसे जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ समय पश्चात मर जाता है, या जीवित भी रहा तो अनियमितता शारीरिक ढांचा हो जाता है। माने कि अगर जीवित भी रहा तो का अनियमित शारीरिक ढांचा होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे पटाउ सिंड्रोम। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटाउ सिंड्रोम क्या है। ये हमारा आनुवंशिक बीमारी होती है। रोगी का ऊपर का होंठ बीच में कट जाता है, इसे हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग से प्रभावित रहता है। कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने समाज में, अपने घर के आसपास कहीं या कहीं भी मार्केट में देखा होगा, जो बच्चा होता है उसके ऊपर का होंठ फट जाता है, वो हमारा पटाउ सिंड्रोम की वजह से होता है। ये भी आनुवंशिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे विल्सन रोग। इसमें क्या होता है, यह रोग शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचय से होता है। विल्सन रोग गुर्दा, आँख, मस्तिष्क आदि अंग इस अंग से प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि अगर शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर संचय हो जाता है तो वहाँ पर गुर्दा, आँख, मस्तिष्क आदि इस अंग के रोग से प्रभावित हो जाते हैं, जिसे हम विल्सन रोग कहते हैं, विल्सन रोग की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख संक्रामक। देखो मैंने वहाँ पर पढ़ा था पहले क्या, जेनेटिक डिसीज के, अब यहाँ पढ़ेंगे संक्रामक रोग, उनके रोगजनक व उनके कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इसको टेबल भी ऐसे बना सकते हैं कि कुछ प्रमुख संक्रामक रोग, उनके रोगजनक या कारक। देखो जो पहला दिया है कवकों के द्वारा, यानी कि कवक से कौन कौन से हमको रोग होते हैं। पहला जो दिया है रिंग वॉर्म, दाद हमारा कैसे होता है, कवक द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है, कारक का नाम है ट्राइकोफाइटाइन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन त्वचा के संपर्क द्वारा, यानी कि अगर किसी दूसरे को है तो आपको भी हो जाएगा दाद, खाज, खुजली। ये हमारा रिंग वॉर्म की वजह से होता है, ट्राइकोफाइटोन की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है टीनिया, इसे भी ट्राइकोफाइटोन होता है, त्वचा के संपर्क में आने से ये भी फैलता है। ये हमारे दो रोग जो हो गए ये हमारे कवक के द्वारा होते हैं। दूसरा हम देखेंगे हेलमिंथीज द्वारा। इसमें क्या होता है, बाई हेलमिंथीज। इसमें क्या होता है एस्केरोसिस। ठीक है, एस्केरोसिस इसमें क्या होता है, इसका कारक क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडस। ये क्या है, अंडों से संदूषित जल व भोजन ग्रहण करने से ये रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है फाइलोरियसिस। इसमें क्या है, ये बुचेरिया नामक क्या है कारक से होता है, ये मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारा है हुक वॉर्म डिसीज। ये कैसे हो, इसका कारक क्या है, इनकाइलोस्टोमा निकेटर। ठीक है, इनकाइलोस्टोमा निकेटर। ये क्या है, लार्वा द्वारा त्वचा को भेदकर, यानी कि लार्वा जो होता है त्वचा भेदकर अंदर चला जाता है। पिन वर्म डिसीज, इसका कारक है एंटी रेबियस। इसका प्रभावित होता है गुदा से नाखून के साथ मुंह में, यानी कि ये आपके गुदा से नाखून के साथ मुंह में चला जाता है अगर आप खाने वाली चीज़ें कोई खा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा है सिस्टोसोमियासिस। इसमें क्या है, ये इस कारक का नाम है सिस्टोसोमा। इसमें क्या है, लार्वा तथा त्वचा के भेद कर तथा संदूषित जल पीने से ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है टीनियोसिस। इसमें क्या है, टीनिया से नामक कारक है संक्रमित सूअर का अधपका मांस खाने के, यानी कि जो संक्रमित सूअर होगा उसका लोग अधपका मांस अगर खा लेंगे तो उनमें टीनियोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, जो टीनिया से होती है। अब हम देखेंगे फली व चिचड़ी द्वारा, बाई फ्लीज एंड माइट्स। इसमें क्या है, पहले जो बीमारी दी है वो है हमें छिग्गर। एक का कारक क्या है, तुंगा फली, त्वचा को भेद कर ये बीमारी हो जाती है। दूसरा हमारा है इसके बीज, स्क्रोपिटामाइट। ठीक है, मादा वाहक द्वारा त्वचा को भेद कर ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। पहला जो हमारा दिया है चेचक या शीतला, स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या है, चेचक बच्चों में होने वाले अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग बेरियोला पॉक्स वायरस द्वारा होता है, यानी कि बेरियोला जो पॉक्स वायरस होता है उससे हमारा चेचक या शीतला रोग देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है लक्षण। इसमें लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, संक्रमण के बाद रोगी को कपकपी के साथ तेज बुखार चढ़ता है तथा सिर व कमर में दर्द रहता है। तीसरे दिन ज्वर उतर जाता है और पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने के समान फोफले निकल आते हैं। हमको भी एक बार चेचक हुआ था, मतलब मैं जब ग्रेजुएशन में था तो हमको एक बार चेचक हुआ था। तो हमको सुबह मॉर्निंग में 2:30-3 बजे लगभग, वही मौसम था मार्च का। ठीक है, तो ठंडी तो लग ही रही थी, हमको बहुत तेज़ से बुखार आया। तो हमारी पीठ में बैक साइड में, ठीक है, बैकबोन के पास हमको एक छोटा सा फफोला निकला, लेकिन हमको लगा तो ऐसे कुछ होगा तो हम जान नहीं पाए। उस टाइम हमको बहुत तेज़ बुखार आया। फिर सुबह होते होते 10 से 11 बजा सुबह के मॉर्निंग तक मुझे सारे शरीर में रेडनेस आ गई। तो मैं तब भी मैं जान पाया कि मुझे क्या है। पता चला कि बाद में उस मोहल्ले में बहुत सारे लोगों के चिकन पॉक्स हो गया था। ठीक, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया तो खैर मेरे चेहरे पर एक स्पॉट पड़ा था। लेकिन इसमें जो कारक होता है, इसका सिम्टम्स होता है, वो शरीर में आपको ठंडी लगेगी और बहुत तेज़ी से बुखार आता है और शरीर बहुत दर्द करता है, खासकर आपकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है। फफोले
फफोले निकल आते हैं जो तरल पदार्थों से भरी पुटकाओं में बदल जाते हैं। अब पुटकाएँ सपोर्ट में बदल जाती हैं और अंतः में स्कैब बन जाते हैं। तीसरे सप्ताह तक स्कैब झड़ जाते हैं तथा इसके स्थान पर त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि उस स्कैब में जो फफोड़े होते हैं उसमें पानी भर जाता है और पानी जब फूट जाता है तो वहाँ पर आपने आम भाषा में सुना होगा पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है, ब्राउन कलर की, तो वो पड़ जाता है, जिन्हें चेचक का निशान कहते हैं। चेचक रोगी को कुरूप करने के लिए साथ साथ अंधा व बहरा कर सकती हैं, यानी कि आप सोच नहीं सकते चेचक ऐसी जगह निकल सकते हैं कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। कान के अंदर भी चेचक निकाल आता है। आँख का जो आपका आँख होगा है, इसे हम हिंदी में दीदा बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है। हमने एक चीज़ देखा था, हम अपने हमसे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनके जब चेचक हुआ था तो उनकी आँख ख़राब हो गई थी, क्योंकि आँख के इंटरनल जो पार्ट है आँख का, उसमें उनको चेचक निकला था जिससे उनकी आँखें ख़राब हो गई थी। कान के अंदर निकलता है, यहाँ तक आपके सर में निकल आएगा, बालों के नीचे। मतलब ऐसा कोई शरीर का पार्ट बाकी नहीं होता है जहाँ पर चेचक ना निकले। ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है। कहीं कभी किसी को छोटे वाले चेचक निकलते हैं, किसी को स्मॉल पॉक्स, किसी को बड़ा वाला पॉक्स निकलता है, तो उसमें बड़े बड़े फॉले पड़ जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है, खुजलाहट भी होती है। क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, हमको ये 2017 या 18 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका उपचार क्या है। नवजात बच्चों में चेचक का टीका लगाने से अब यह रोग मूल रूप से समाप्त हो गया, यानी कि अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसका निजात, इस बीमारी का निजात क्या है, जब बच्चा पैदा हो तब उसे आप चेचक का टीका दे सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे खसरा, मीजल्स क्या होता है। यह रोग छोटे बच्चों में रूबियोला नामक विषाणु द्वारा होता है। यह रोगी की नाक एवं गले के स्राव बूंदों से वायु द्वारा फैलता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगी के पास स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं आने देना चाहिए, यानी कि अगर इस रोग से बचना है तो अगर किसी को खसरा हो गया है तो आप सचेत रहिए, अवगत रहिए, अवेयर रहिए, उस व्यक्ति के साथ मत बैठिए, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि यह संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज होता है। इसमें लक्षण क्या है, रोग के प्रारंभ में समस्त शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बुखार रहता है तथा मुख गुहा एवं नाक की म्यूकस झिल्ली पर सूजन आ जाती है, यानी कि नाक में म्यूकस झिल्ली पर आपको सूजन देखने को मिलती है। फलस्वरूप कफ बनता है और छींकें व खांसी आती हैं। द्वितीय संक्रमण के फलस्वरूप निमोनिया की संभावना रहती है। 3 दिन के बाद रोग की उग्रता कम होने लगती है, किंतु पूर्ण स्वस्थ के लिए लगभग 10 दिन का समय लगता है, यानी कि अगर आपको खसरा हो गया है तो आपको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। नेक्स्ट एक हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें क्या देखभाल करना, रोगी को अलग एक हवादार व गर्म कमरे में रखना चाहिए। रोगी को ठंड व खुली हवा से बचाकर रखना चाहिए, यानी कि हवा के संपर्क में मत रखना चाहिए। गुनगुने पानी से 2 बार रोगी के शरीर को साफ करना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। अगर रोगी को खसरा हो गया है तो उसे ऐसे क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी से रोगी को बार बार साफ़ करना चाहिए, यानी कि दिन में कम से कम 2 बार रोगी को साफ़ करना चाहिए और रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। इसका उपचार क्या है, बच्चे को खसरे का टीका लगवाकर इस रोग से बचाया जा सकता है। यह टीका 9 माह की उम्र में लगता है। एक संक्रमण के बाद इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है, यानी कि किसी को एक बार खसरा हो गया तो उसके अंदर, अगर वो ठीक हो जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर खसरा को लड़ने की उसके अंदर एक इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर स्वयं आ जाती है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर में बताएं, जिसको एक बार कोरोना हो जाता है तो दोबारा अगर उसको कोरोना हो जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी बन गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई, उसके अंदर एक एंटीबॉडी बन गई कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है। तो दोबारा उसको अगर होगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गलसुआ। मम्स क्या होता है, यह बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो एक विषाणु वायरस से होता है, यानी कि मम्स नामक वायरस से होता है। लक्षण क्या है, रोगी की लार ग्रंथियों में सूजन यानी गले में आ जाता है तथा उसे बुखार रहने लगता है। मुख खोलने पर परेशानी होती है। यह रोगी के गले से निकलने वाले विसर्जन एवं संपर्क से श्वास बच्चों में फैलता है। वयस्कों में इस रोग के कारण बड़सन और अंडाशय में सूजन आ जाती है, यानी कि अगर मनुष्य है तो उसके क्या है, उसके बड़सन और अंडाशय में सूजन आ जाएगी और जो मतलब इनटेक करने वाला रास्ता होता है मुंह के, उसको मुंह खोलने में दिक्कत होगी, मम्प्स नामक जब बीमारी हो जाती है। इसका उपचार क्या है, रोगी बच्चों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 बार सिकाई से आराम मिलता है। एस्पिरिन दवा खाने से दर्द से राहत मिलती है। बसनों के संक्रमण में कार्टिसोम से आराम पहुंचता है, यानी कि अगर बसनों में संक्रमण होगा तो आप कार्टिसोन खाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या है, यह भी तेज़ी से फैलने वाला रोग है। रोग विषाणु द्वारा फैलता है जिसके कई स्ट्रेन हैं। इसके कारण नाक से पानी बहता है, छींक आती है, कफ, बुखार के साथ पूरा शरीर दुखता है, यानी कि इसमें क्या है, इन्फ्लुएंजा में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। कफ के साथ बुखार आता है और पूरा शरीर जो होता है वो दर्द की वजह से दुखता रहता है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। इसमें क्या है, ट्रैकोमा क्लाइमेडिया ट्रैकोमाइटिस नामक विषाणु से होने वाला एक नेत्र रोग है। यह नेत्र ट्रैकोमा जो होता है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैकोमा जो रोग होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे आँखों को प्रभावित करने वाला रोग होता है। इस रोग में आँखों में सूजन, लाली व जलन होती है तथा आँखों से कीचड़ आता है।
देखा होगा कौन, कभी कभी गांव में किसी कभी ऐसा फैल जाता है कि लोगों की आंखें जो होती हैं लाल आ जाती है, उनकी आंखों में कीचड़ आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ट्रैकोमा नामक की जो बीमारी हो जाती है गांव में कई सारों को हो जाएगी। आप उसको लगातार अगर कंटिन्यू किसी आदमी को देख लेंगे जो इस रोगी से पीड़ित, तो आपको भी हो जाएगा। संक्रमण बीमारी, क्योंकि संक्रामक से फैल रही है। ठीक है, यह रोग एक ही तौलिए, रुमाल, तकिए का प्रयोग करने तथा संपर्क के कारण होता है। यह रोग 5 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। भारत में अंधे व्यक्तियों में से 5% इसी रोग के कारण है। यानी कि अगर भारत में अंधे हैं तो उसमें जो अंधे होंगे उसमें 5% जो अंधे होंगे इसी रोग की वजह से होते हैं। उपचार का है, एंटीबायोटिक्स द्वारा ट्रैकोमा का उपचार किया जाता है। यानी कि जो एंटीबायोटिक होती हैं उससे हमारा ट्रैकोमा का उपचार हो जाता है। नेक्स्ट है रेबीज। ये भी हमारी संक्रामक बीमारी होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसका कारण रेब्डो वायरस, यानी कि रेब्डो वायरस जो होता है इससे हमारा रेबीज हो जाता है। इस विषाणु को स्ट्रीट वायरस भी कहा जाता है। यह रोग पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि काटने से होना होता है। यानी कि अगर आपको पागल, बंदर, बिल्ली काट लिया तो आपको रेबीज हो जाएगा, रेबीज होने का खतरा रहेगा। ये होता किसके है, रेब्डो वायरस की वजह से रेबीज आपको देखने को मिलता है। इसका लक्षण क्या है, सर्वप्रथम विषाणु सर्वप्रथम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है तथा उसके बाद उन्हें नष्ट कर देता है। सिर दर्द, तेज बुखार, छाती, गले की पेशियां में सूजन, ऐंठन इस रोग के लक्षण हैं। इसके साथ ही रोगी को बेचैनी होती है, दौरे पड़ते हैं तथा भोजन निकलने में कठिनाई होती है। रोगी पानी से डरता है, अतः प्यास बुझाने पर वह पानी नहीं पीता। यानी कि रोगी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगर रेबीज हो जाता है उसे पानी से डर लगता है, पानी यहाँ तक इतना डर लगता है कि वो पानी पिएगा नहीं। घोर पीड़ा के बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मैंने बताया ना कि पानी से जलना, पानी से डरना हाइड्रोफोबिया, यानी H2O यानी पानी से डरना हाइड्रोफोबिया होता है। इसका उपचार क्या है, रेबीज के उपचार की विधि लुईस पास्चर ने विकसित की थी। पागल कुत्ते के काटना प्रारंभ में रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन अब केवल एक ही इंजेक्शन लगता है। यानी कि पहले 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन अब एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। नेक्स्ट है पोलियो। इसमें क्या है, यह रोग पोलियो वायरस द्वारा होता है। इसमें क्या संक्रमण, इसका लक्षण क्या है, पोलियो वायरस मेरुरज्जु कॉर्ड के धूसर पदार्थ में शोथ उत्पन्न करता है जिससे गर्दन अकड़ जाती है। रोगी सिर को आगे की तरफ नहीं मोड़ पाता। यह वायरस स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। तंत्रिका आवेगों के अभाव में पादों की पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता जिससे पक्षाघात, लकवा हो जाता है। यानी कि उनको क्या होगा, लकवा हो जाएगा, पक्षाघात हो जाएगा। ठीक है, इनको देखने को मिलता है इस बीमारी में। लकवा या पक्षाघात के साथ सिरदर्द, कपकपी, तेज बुखार, संक्रमण संदूषित भोजन व जल लेने से होता है। आंत्र कोशिकाओं में पहुंचने पर वायरस तेजी से संख्या में वृद्धि करता है और रुधिर व लिम्फ तंत्र में कोशिकाएं स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। इसका रोकथाम क्या है, रोगी को अलग रखकर सफाई की और पूरा ध्यान देना चाहिए। भोजन आदि को ढककर रखना चाहिए तथा भीड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। पहली है साल का, इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, और दूसरा है साबिन का लाइव वैक्सीन, इसे मुख द्वारा दिया जाता है। देखो एक बार क्वेश्चन देखो, अभी मैंने मॉक टेस्ट करवाया है, अभी मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया है, वहाँ पर क्वेश्चन आपका हमने बताया था कि क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ पर पूछा गया था कि साल्क वैक्सीन है ये हमको कैसे दी जाती है, एक जो सोबिन वैक्सीन होती है ये हमें कैसे दी जाती है। जो हमारी साल्क वैक्सीन होती है इसे इंजेक्शन द्वारा इंट्रामास्कुलर द्वारा दिया जाता है कि त्वचा के अंदर लगा कर दिया जाता है। जो हमारी दूसरी होती है सोबिन का लाइव वैक्सीन, इसे हमारे मुख द्वारा दिया जाता है। आपने देखा होगा गाँव में जो महिलाएँ पिलाने आती हैं पोलियो, वो हमारे मुँह द्वारा दी जाती है, लेकिन जो साल्क वैक्सीन होती है वो हमें त्वचा द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है विषाणु द्वारा होने वाले मानवीय रोग। अब इसमें देखेंगे कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं और कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, हाथ पैर में लकवा, मांसपेशियों में संकुचन ये होता है। छोटी माता पॉक्स वायरस की होता है, ये त्वचा को और प्रभावित करता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। बड़ी माता वेरिसेला नाम से होता है। ये अब इसको वायरस में अंतर देख लीजिएगा, छोटा होता है पॉक्स वायरस, दूसरा होता है हमारा वेरिसेला। ये क्या करता है, ये भी त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा पर दाने निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर है हमारा मस्तिष्क ज्वर। इसमें क्या है, इंसेफ्लाइटिस वायरस की वजह से होता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, त्वचा ज्वार, अनिद्रा, दृष्टि, बेहोशी, बेचैनी उत्पन्न करता है। फिर हमारा है फ्लू इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है, ये हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ज्वर, पीड़ा, सरदर्द, जुकाम, खांसी, इससे हमारे लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर हमारा है साधारण जुकाम, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, श्वसन तंत्र, ज्वर, पीड़ा, सरदर्द, जुकाम, खांसी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है चेचक मीजल्स। इसमें क्या है, मीजल्स वायरस से होता है संपूर्ण शरीर विशेषकर चेहरा हाथ इससे प्रभावित होते हैं। फफोले पड़ना, पीड़ा, ज्वर, जलन, बेचैनी ये देखने को मिलते हैं, इससे हमारा चीज़ प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा है पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर। ये हमारा जो कारक है इसका पीत ज्वर वायरस प्रभावित क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र, और प्रभावित अंग क्या है, ज्वर और तीव्र दर्द होता है इस बीमारी में। नेक्स्ट हमारा है हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस वायरस की बीमारी से होता है और जिगर से प्रभावित होता है, और क्या होता है, हम लोग को कमजोरी और ज्वर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है तो हमको कमजोरी आ जाएगी। फिर हमारा गल्स हुआ यानी मम्स। ये मम्स वायरस की वजह से होता है, ये हमारे लार ग्रंथियों में होता है और लार ग्रंथियों में सूजन और ज्वर दर्द आता है, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है रेबीज हाइड्रोफोबिया। ये हमारा रेबीज वायरस से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ज्वर, पीड़ा, बेहोशी, बेचैनी ये चीज़ देखने को मिलती है इस वायरस में। नेक्स्ट हमारा हर्पीज। इसमें क्या है, हर्पीज वायरस से होता है। देखो अधिकतर जो बीमारी होती है उसका वही वायरस होता है, ठीक है। बीमारी करने से मम्स हो गया तो गलसुआ मम्स बोलते हैं, हर्पीज हो गया हर्पीज वायरस से होता है। तो कुछ होते हैं जो उनका उसी वायरस के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है बीमारी का। इसमें क्या होता है, त्वचा श्लेष्मकला, त्वचा में जलन, फोड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल पे सर हम पीडीएफ डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। नेक्स्ट हमारा है पीलिया जॉइंटिस, ठीक। इसमें क्या हेपेटाइटिस वायरस से होता है, जिगर और यकृत प्रभावित होता है, कमजोरी, भूख न लगना ये चीज़ लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आँख उठना। इसमें क्या है, वायरस में बैक्टीरिया दोनों द्वारा होता है, ये हमारे आँख को प्रभावित करता है, आँख का लाल होना और पानी बहनाने, कीचड़ आना। नेक्स्ट है डेंगू डेंगू ज्वर। देखो इस मौसम में, इस मंथ में आपको नवंबर में बहुत बच के रहना है, क्योंकि इस टाइम डेंगू का जो मच्छर होता है बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में तो आपको एक का दुक्का नहीं, कम से कम 7 या 8 पेशेंट जरूर मिल जाएंगे डेंगू के, क्योंकि इस टाइम जो डेंगू होता है अपने पीक पर होता है। ये होता है फ्लेबी वायरस से, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तीव्र ज्वर, बेचैनी, उल्टी इसमें आती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। इतना छोटा टॉपिक था, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई ये जो हमारा टॉपिक है बहुत लेंथी जा रहा है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक में कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो हम एक वीडियो में कवर अप नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो आपको भी बोर लगेगा। इससे अच्छा आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एग्जाम आज जो क्लास है। धन्यवाद, शुक्रिया।